तो सल्फाइड और को हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। आफ्टर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस वी नीड टू परफॉर्म रोस्टिंग फॉर द सल्फाइड और, ताकि जो सल्फर है वो SO2 के फॉर्म में बाहर चला जाए। Then we need to perform reduction, which is also called smelting, carbon reduction process. Then electrolytic refining, and then we get the pure zinc. So just flow diagram पहले दे रखा है। flow diagram यदि हमें याद रहता है तो थोड़ा सा easy होता है, काफी बार अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। For this metal, how many of the following process are performed? या फिर बोल दिया for electrolytic refining, how perform for how many of the metals, और 10 मेटल यदि इंटीजर टाइप में क्वेश्चन बना दिया तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, हमें पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन, जिंक ब्लेंड को, फिर रोस्टिंग, फिर स्मेल्टिंग, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, प्योर जिंक। स्टेप बाय स्टेप देखें। कंसंट्रेशन बाय फ्रोथ फ्लोटेशन। फर्स्ट PbS इज रिमूव्ड बाय द फ्रोथ फ्लोटेशन। हाँ, अब इसमें देखना जिंक ब्लेंड में PbS एक इम्प्योरिटी, और इसी का एग्जांपल हमने फ्रोथ फ्लोटेशन में देखा भी था। फर्स्ट PbS impurity is removed by the froth flotation process. Further, pine oil is added to separate ZnS from the remaining impurity. यहाँ पर ZnS में PbS एक impurity होती है, that is also sulfide. तुम्हें याद है एक्टिवेटर हमने कुछ यूज किया था सबसे पहले जब फ्रोथ फ्लोटेशन पढ़ा? एक्टिवेटर डिप्रेशर। क्या एक्टिवेटर था PbS के लिए? कौन इसके एक्टिवेट करता था, बताओ जल्दी। पेज पलटो जल्दी से, फ्रोथ फ्लोटेशन पे जाओ जहां लिखा है तुमने। क्या CuSO4 एक्टिवेटर लिखा है क्या? CuS का एक लेयर बना देता है जो इसके फ्लोटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्रीज करता है, लिखा है सामने। यस सर, यस। सो बेसिकली फ्लोटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज करेगा PbS का। क्यों इंक्रीज करें? बिकॉज वी वांट टू सेपरेट PbS एंड ZnS। तो पहले PbS को सेपरेट कर दिया, फर्दर उसमें पाइन ऑयल फ्लोटिंग एजेंट ऐड किया हमने, और फ्लोटिंग एजेंट ऐड करने के बाद फिर से प्रोसेस परफॉर्म किया, अब ZnS सेपरेट हो जाएगा। क्लियर? सो पहले इंप्योरिटी सेपरेट की, फिर ZnS को सेपरेट किया, और बची हुई इंप्योरिटी अनडिजोल्व फॉर्म में वहीं पे रह गई लिक्विड में। अब रोस्टिंग पे आ जाते हैं हम। इसके बाद रोस्टिंग में ZnS को O2 के साथ हीट करेंगे एबो 850 डिग्री सेल्सियस, ZnO प्लस SO2 बनेगा। क्लियर? और जो SO2 यहाँ बना है इसको प्रोडक्शन में यूज कर लिया जाता है H2SO4। Temperature is maintained above 850 degree Celsius, as below 850 degree Celsius ZnS plus O2 will give ZnSO4. तो ZnSO4 बन जाएगा below 850. Clear? During smelting we get ZnS plus CO and CO2. तो देखो हुआ क्या समझना, यदि हमने 850 से कम रखा ZnSO4 मिला, that ZnSO4 in the next step react with carbon and it forms ZnS again. तो हम ZnS से ही Zn को मिल रहा था, उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। ZnSO4 यदि बन गया तो वापस से ZnS बना देगा। क्लियर? इसलिए हमें टेम्परेचर को 850 के ऊपर मेंटेन रखना है। नेक्स्ट स्टेप स्मेल्टिंग, ZnO plus C giving Zn plus CO. Excess of carbon is used to stop the production of CO2. Otherwise, ZnO is produced again by the reversible reaction. यहाँ पर हम एक्सेस CO2 यूज नहीं करेंगे, सॉरी एक्सेस ऑफ कार्बन यूज नहीं करेंगे, या ताकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस ना आ जाए। ZnO plus C, ZnO plus CO2, CO2 plus C गिविंग CO। यदि तुम एक्सेस ऑफ ये यूज करोगे ना C, तो बेसिकली ये रिएक्शन भी होने लगेगा सेकंड वाला, तो CO बनेगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी शिफ्ट हो सकती है। रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, एनोड is impure zinc, cathode is pure zinc, एल्यूमिनियम मोर प्रिफर्ड। क्लियर? प्योर जिंक का भी बना सकते हो और एल्यूमिनियम का भी बना सकते हो। अब क्वेश्चन आएगा सर इफ यू फॉर्म कैथोड ऑफ एल्यूमिनियम तो फिर हमें प्योर जिंक कैसे मिलेगा? प्योर जिंक इसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा और उसको हम स्क्रैच आउट कर लेंगे। जब एक बार पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म हो गया, एल्यूमिनियम पे से जिंक को स्क्रैच कर लिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाइल्यूट H2SO4 प्लस जिंक, और डाइल्यूट H2SO4 प्लस जिंक मिलके बना देते हैं ZnSO4। चलो, कोई डाउट इसमें जिंक के इलेक्ट्रोलिसिस में? सर ये स्मेल्टिंग वाला फिर से रिपीट कीजिए ना। स्मेल्टिंग मींस रिडक्शन विद कार्बन। यहाँ पर
रोस्टिंग में इसके पहले पेज पर जो हमने ZnS को ZnO में कन्वर्ट किया था, ये ZnO में हम कार्बन रिडक्शन प्रोसेस परफॉर्म करेंगे और Zn बन जाता है। ठीक, यहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है बहुत ज्यादा कार्बन हम ना ऐड करें ताकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ना आ जाए। बहुत ज्यादा कार्बन ऐड करेंगे तो वो CO बनाएगा और CO फर्दर इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ला सकता है। तो लिमिटेड अमाउंट ही कार्बन का यूज होता है। क्लियर? यस सर। कॉपर का मेटलर्जी ऑलरेडी हमने देखा है लास्ट टाइम। मेटलर्जी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, चलो इंटरेस्टिंग मेटलर्जी है, काफी छोटा सा मेटलर्जी है गोल्ड और सिल्वर का, और काफी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं सिल्वर गोल्ड पर से। ओर्स ऑफ सिल्वर, silver glance Ag2S, which is also called argentite, which is the chief or main ore of silver. Horn silver AgCl, ruby silver pyrogyrite, that is Ag2S.Sb2S3. The process of extraction is called cyanidation process. Cn minus का use होता है, complex form होता है, that's why it is called cyanidation process. Clear? कॉपी करो जल्दी से, साथ में कॉपी करते चलो। हर्ष कुछ बोलना था क्या तुम्हें? नो सर। फ्लोटेशन प्रोसेस परफॉर्म करेंगे बिकॉज Ag2S इज देयर, सल्फाइड हो रहे। फ्लोटेशन प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद लीचिंग होगी। NaCN एक्वस सॉल्यूशन में से डिसॉल्व आउट किया जाता है। सबसे पहले बनाया जाता है NaAgCN2। क्लियर? सो कंसंट्रेटेड और आफ्टर द फ्लोटेशन लीचिंग प्रोसेस इज परफॉर्म, मतलब कंसंट्रेशन के दो स्टेप्स हो रहे हैं, फ्लोटेशन एज वेल एज दैट लीचिंग प्रोसेस। एक बार हमें अब NaAgCN2 मिल गया, अब हम क्या करेंगे, इससे ज्यादा एक्टिव मेटल लेंगे जिंक। जिंक इज मोर एक्टिव देन सिल्वर, वो सिल्वर को रिप्लेस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सिल्वर को ब्लैक प्रेसिपिटेट रिड्यूस कर देगा। बस इतना सा ही है इसमें सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में, मतलब फर्स्ट रिएक्शन सेकंड रिएक्शन, दैट्स इट। Ag2S पहले बनाएगा NaAgCN2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें से Ag को हम रिप्लेस कर देंगे यूजिंग मोर एक्टिव मेटल जिंक। Ag मिल जाएगा हमें ब्लैक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। एयर इज यूज्ड इन द लीचिंग प्रोसेस टू कन्वर्ट Na2S into Na2SO4। जो Na2S यहाँ पे मिला है उस Na2SO4 में, so that reverse reaction can be eliminated। ये जो रिएक्शन है यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में ना शिफ्ट हो, इसलिए Na2S को हम कंज्यूम कर लेते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, Na2SO4 बना देते हैं। कोई डाउट सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में किसी को? गोल्ड का एक्सट्रैक्शन भी सिमिलर ही है। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड is performed from its elemental ore using cyanidation process। सेम cyanidation process इसका भी नाम है। सेम NaCN ऐड किया, बट यहाँ पे O2 और ऐड कर दिया। वैसे वहां भी O2 किया था हमने, एयर वहां भी ऐड किया था। यहाँ पे गोल्ड का ऑक्सीडेशन होता है, समझना। यहाँ सिल्वर ऑलरेडी +1 में था, यहाँ पर गोल्ड 0 में, एलिमेंटल फॉर्म से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एलिमेंटल ओर है। सो गोल्ड ऑक्सीडाइज हुआ O2 के प्रेजेंस में, NaAuCN2 बना। O2 is used to oxidize gold from 0 to +1।
क्या इतना क्लियर है हमें? इज दैट ओके? यस सर। फिर मेटल डिस्प्लेसमेंट, जिंक हमने उसमें डाला, वो गोल्ड को डिस्प्लेस कर रहा है वहां पर मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू, जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो गया और गोल्ड बाहर आ गया। दिस साइनाइडेशन प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड मेक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। इसे मेक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस भी कहा जाता है। चलो जल्दी से कॉपी कर लो पूरा पेज। मुझे थोड़ा सा गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में डाउट है, NaAuCN4 बनना चाहिए, मेरे को चेक करने दो एक बार। सही है, सेम सही लिखा जो भी है कंपाउंड। मुझे ऐसा ध्यान था कि NaAuCN4 बनता है, गोल्ड +3 में जाता है, बट नॉट इन दिस रिएक्शन। हाँ, समर्थ का मैसेज था सर, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक एल्यूमिनियम एंड कॉपर के लिए कितने पेज लीव करूं? क्यों समर्थ, तुम लास्ट टाइम कहाँ थे? समर्थ, हर्षवर्धन का मैसेज था लास्ट पेज में, स्मेल्टिंग में स्टेटमेंट में कार्बन एक्सेस में यूज करना ऐसा लिखा है। कहाँ पे लिखा है? हर्षवर्धन किस पेज की बात कर रहे हो तुम? यही तुम जिंक एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हो, तो वहां पे ये लिखा होता कार्बन इज नॉट यूज्ड इन एक्सेस अमाउंट, यूज नहीं नॉट यूज लिखा हुआ था। ये जो लास्ट है ना, ये लिखा हुआ है मेक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस।
मेक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। हो गया कॉपी, चले आगे। यस सर। So basically silver, gold, aluminum, copper, zinc, 5 metals we have already done. Extraction of lead, again ये भी काफी छोटा सा है, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। Extraction of lead, the ore for the lead is PBS, chief ore of lead। यहाँ पे ऊपर भी देखना है लिखा हुआ है PBS, low grade is an ore from which PB can be extracted by the carbon reduction। यदि लो ग्रेड ore है गिलेना हमारे पास तो कार्बन रिडक्शन से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। PBS lead sulfide, there are two methods of extracting the element. First one, roasting roast in air to give PBO and then reduce with the coke or CO in a blast furnace, मतलब कार्बन रिडक्शन के थ्रू। क्लियर? PBS को PBO बनाया और PBO से PB पे चले गए। एक सेकंड मेथड है इसका एयर ऑक्सीडेशन, सेल्फ रिडक्शन। PBS is partially oxidized by heating and blowing air through it. After some time, the air is turned off and heating is continued. The mixture undergoes a reduction as given below. PBS को partially PBS में convert किया और PBS जो बना है बचा हुआ PBO से react करके, सॉरी PBS को PBO में convert किया और जो बचा हुआ PBS है उससे react करके PB बना लिया, सेल्फ रिडक्शन। तो पहला है कार्बन रिडक्शन, सेकंड है सेल्फ रिडक्शन। दोनों से इसका प्रोसेस होता है। इसके फ्लो डायग्राम को यदि तुम समझोगे, गेलेना सबसे पहले तो फोर्थ रोटेशन, रोस्टिंग देन स्मेल्टिंग, पार्शियल रोस्टिंग देन सेल्फ रिडक्शन। तो ये वाला प्रोसेस इधर यू कैन गो बाय कार्बन रिडक्शन और यू कैन गो बाय पार्शियल रिडक्शन, एयर रिडक्शन। इम्प्योर लेड मिला, इम्प्योर लेड को फिर रिफाइन कर दिया। इसके रिफाइनिंग, लिक्विफैक्शन और डीसिल्वराइजेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इससे रिफाइनिंग होती है। लिक्वेशन, डीसिल्वराइजेशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। हमें याद रखना है रिफाइनिंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं। क्या इतना क्लियर है हमें? सो जस्ट ये है, सेल्फ रिडक्शन भी हो सकता है और इसका सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कार्बन रिडक्शन हो। बोलो। हो गए? 1 मिनट सर। वैसे अगेन जैसा मैं पहले भी बोला हूँ, 90-95% आई विल ट्राई टू कंप्लीट एवरीथिंग इन योर लेक्चर नोट्स। 5-10% ये हो सकता है जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी आए तो हम तब लिख लेंगे। इसके बाद मेनली टीन का, आयरन का एक मेटलर्जी जो बड़ा है वो बचा है, टीन, मैग्नीशियम, छोटे छोटे मेटलर्जी।
चले हम आगे। ये हमारा मेटलर्जी का कौन सा लेक्चर है, 3rd है या 4th है? कौन सा लेक्चर मेटलर्जी का है? 4th है। इस वीक में एक और लेक्चर है मेरा। यस सर, कल एक और लेक्चर। कल है सर। ठीक है। सर वो लास्ट में सेकंड में क्या लिखा है? Desilverization, liquefaction, desilverization and electrolytic refining. These are the refining process for lead. चलें अभी आगे। यस सर। अनिकेत का मैसेज है, सर मेटलर्जी में भी सारे रिएक्शन याद रखने हैं। मेटलर्जी में तो रिएक्शन याद रखने ही है, और इसमें बहुत ज्यादा रिएक्शन ऐसे दिख नहीं रहे मुझे, है नो डाउट, बट काफी कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं। यदि हमने जो इसके फर्स्ट 2 लेक्चर कॉमन जो चीजें थी वो समझ में आया होगा कि रोस्टिंग में क्या होता है, कैल्सिनेशन में क्या होता है, तो वो रिएक्शन भी इजीली याद होगी। कार्बन रिडक्शन में क्या होता है, तो सारे रिएक्शन सिमिलर पैटर्न पर है। रिएक्शंस तो बाकी याद रखने ही होंगे। इनऑर्गेनिक है तो रिएक्शन तो कुछ भी नहीं कर सकते। पीरियोडिक बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन को छोड़कर तो रिएक्शंस हैं ही, सब में याद रखने ही है फिर हमें। ब्लॉक केमिस्ट्री, मेटलर्जी, ये तो रिएक्शन बेस्ड ही है। एक्सट्रैक्शन ऑफ टीन फ्रॉम कैसेटराइट, और टीन स्टोन SnO2। टीन स्टोन सबसे पहले मैग्नेटिक सेपरेशन, क्लियर। मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद कैल्सिनेशन, क्योंकि ऑक्साइड हो रहे, कैल्सिनेशन के बाद कार्बन रिडक्शन, इम्प्योर टीन मिला, फिर रिफाइनिंग होती है, और इसकी रिफाइनिंग होती है पॉलिंग एंड लिक्वेशन प्रोसेस। सो दिस इज द फ्लो डायग्राम। पहले कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन के बाद स्मेल्टिंग, फिर इम्प्योर टीन जो मिला है उसकी रिफाइनिंग। अब रिएक्शन यदि हम देखेंगे, स्मेल्टिंग में SnO2 प्लस कार्बन गिविंग Sn प्लस CO, क्लियर। Fe प्लस O2 गिविंग FeO। यहाँ पर जो आयरन है इसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगी FeO के फॉर्म में। एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी, HgS Cinnabar is the G4 for mercury flotation, क्योंकि सल्फाइड हो रहे, फिर रोस्टिंग, रोस्टिंग के बाद सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन के बाद डिस्टिलेशन। मर्क्यूरी के लिए डिस्टिलेशन होता है प्योर मर्क्यूरी। सिर्फ फ्लो डायग्राम है, उतना हमें ध्यान रखना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, ये थोड़ा बड़ा है और ज्यादा यूजफुल है, क्लियर। ओर्स ऑफ आयरन, हेमेटाइट, लेमेनाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, आयरन पाइराइट। G4 इज हेमेटाइट। कॉपी कर लो जल्दी से। नथिंग मच टू एक्सप्लेन ऑन दिस पेज, इवन बहुत ऐसे कुछ रिएक्शंस भी नहीं है। एक है कार्बन रिडक्शन जो हमें पहले से भी पता है कि ऐसा होता है।
हो गया कॉपी ये पेज? नो सर। डन। यस सर। आयरन का मेटलर्जी थोड़ा सा हमें देखना है बड़ा है। आफ्टर दिस पेज लाइक वी हैव ऑलमोस्ट 4 पेजेस फॉर आयरन। पहले सुनना फिर कॉपी करना उसके बाद में ना। The main or chief ore of iron is hematite Fe2O3, while FeS2 is never used for the extraction of iron, as the iron obtained from it contains lots of sulfur which makes it brittle and of no use. So कभी भी हम FeS2 का तो यूज करेंगे ही नहीं। Clear? Step 1, concentration process. First, siliceous impurity are separated from gravity separation. Non-magnetic impurity are separated using magnetic separation. मतलब दो concentration process यूज हुए हैं, magnetic separation and gravity separation. Definitely ये ऑक्साइड ओर है तो रोस्टिंग जनरली हम ऑक्साइड ओर पे परफॉर्म नहीं करते हैं, बट वी नीड टू परफॉर्म रोस्टिंग हियर बिकॉज सम ऑफ द आयरन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Fe2। तो हम पहले उसे भी Fe2O3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो लोअर ऑक्साइड के फॉर्म में उसे हायर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। And impurities like phosphorus, arsenic, sulfur are removed in the form of oxide. So ये अपने ऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो गई स्टेप 2 में रोस्टिंग में। फिर अब हम स्मेल्टिंग पे आ रहे हैं। स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस, ये सबसे ज्यादा यूजफुल है। इसमें क्या क्या इनपुट होगा ब्लास्ट फर्नेस में? ब्लास्ट फर्नेस में इनपुट होगा रोस्टेड ओर 8 पार्ट्स, डीसल्फराइज्ड कोक कार्बन 4 पार्ट्स एंड limestone that is CaCO3 1 part। 8:4:1 के रेशो में हम इसे ऐड करते हैं। क्लियर? अच्छा, कितने बच्चों ने 9th 10th में पढ़ा है मेटलर्जी, ब्लास्ट फर्नेस पढ़ा है? हैंड रेज करो जरा। ठीक है, क्योंकि शायद किसी ना किसी बोर्ड में तो हुआ करता था। स्टिल आई एम नॉट एज्यूमिंग कि तुमने कुछ पढ़ा है, बट ठीक है, एक बार पढ़ा होता है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ सुना सुना सा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है सुनने में फिर से। So roasted ore 8 parts, desulfurized coke 4 parts, limestone, ये इनपुट होगा हमारा ब्लास्ट फर्नेस का। अब ब्लास्ट फर्नेस कुछ ऐसा दिखेगा हमें। Roasted ore, desulfurized coke and limestone are fed into the blast furnace and air O2 is blown into the blast furnace from the bottom. So basically ये जो इनपुट है और limestone coke का, ये टॉप से हम फिट करेंगे। क्लियर? ये एक कोनिकल सरफेस, कोनिकल शेप का एक यहाँ पे इनपुट होगा। जो भी हम यहाँ पे पाउडर फॉर्म में इनपुट दे रहे हैं वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होके जाए, ऐसा नहीं कि सडनली नीचे चले जाए। और एयर को ब्लो करेंगे हम बॉटम से, तो एयर नीचे से ऊपर जाएगा, सॉलिड ऊपर से नीचे आएगा। ये प्रोसेस हम परफॉर्म करेंगे। देयर इज अ टेम्परेचर ग्रेडियंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम 500 roughly Kelvin to roughly 2000 Kelvin। नीट 2021 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर? एक ऑप्शन दे रखा था 2200 केल्विन और दूसरे भी ऑप्शन बताया था 1500, 1200 और एक था 5000। तो डेफिनेटली मैक्सिमम टेम्परेचर 22 के सबसे क्लोज। ये आंसर था उसका, अभी जो 2 वीक पहले नीट का एग्जाम हुआ है। सो टेम्परेचर ग्रेडियंट टॉप पे सबसे कम टेम्परेचर, बॉटम पे रफली 2170 केल्विन, 2200 केल्विन बोल सकते हो। ये कुछ टेम्परेचर रहेगा। क्या इतना हमें समझ में आ रहा है यहां तक जितना देखा है हमने? इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir.
रिएक्शन इन्वॉल्व 500 to 800 केल्विन लोअर टेम्परेचर रेंज ब्लास्ट फर्नेस में रिएक्शन होगा। जो Fe2O3 है वो CO से रिएक्ट करेगा। क्वेश्चन होता है CO कहाँ से आ गया, वो भी हम देखेंगे CO कहाँ से आया है। हमने तो कार्बन डाला था, नीचे से जो ऑक्सीजन आ रही है ना वो CO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CONCO2 बना रहा है, वहां से CO आया है हमारे पास। सो Fe2O3 पहले तो Fe3O4 में जाएगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +8/3 थोड़ा डिक्रीज होगा, फिर Fe3O4 FeO में जाएगा और फिर फर्दर FeO जाएगा Fe में। सो 500 to 800 केल्विन पर हमें मिल रहा है FeO। हम आयरन के +3 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ गए। अब यदि हम सेकंड जोन की बात करें, मिडिल जोन 900 to 1500 केल्विन, जो कार्बन ऊपर से हमने फेड किया है, जो CO2 यहाँ पे बना है, ये CO और CO2 मिलकर CO बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। एंड दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इज द G4 फॉर द रिडक्शन ऑफ आयरन। ये आयरन ऑक्साइड को आयरन में रिड्यूस करेगा। क्लियर? यहाँ पर इंप्योरिटी होती है सिलिशियस इंप्योरिटी SiO2। हम फ्लक्स एक्सटर्नल इंप्योरिटी ऐड करते हैं CO, क्योंकि एसिडिक है तो बेसिक इंप्योरिटी ऐड करते हैं। CaSiO3 स्लैक बन के एक लेयर बना देगा जिसे हम सेपरेट कर लेंगे। क्या रिएक्शन सिंपल है, समझ में आ रहे हैं रिएक्शन? पहले +3 से +2 पे गए, फिर +2 से 0 पे गए। कौन से जोन में कौन सा रिएक्शन है ये ध्यान रखना है। Fe obtained from a blast furnace is known as pig iron. Pig iron contain 4% carbon, 1% impurity like sulfur, phosphorus, silicon, manganese। उसे pig iron कहा जाता है। तुम देखोगे इस डायग्राम में यहाँ पर और लाइमस्टोन इनको, ये जो लाइमस्टोन है इसका यूज ये था CaCO3 will dissociate into CO2 plus CO। ये CO2 हमें रिएक्शन में यूज आ रहा है। This CO2 is reacting with carbon to give twice of CO, और कार्बन मोनोऑक्साइड ही आयरन को रिड्यूस कर रहा है। तो लाइमस्टोन का यूज है कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करना। क्लियर? कोक का यूज, कोक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO बनाएंगे और CO इस जोन में आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। सो मोल्टन स्लैग यहाँ पर आ गया, स्लैग की डेंसिटी कम होती है, उसके नीचे मोल्टन मेटल आ गया। मोल्टन मेटल को सेपरेट कर लिया बॉटम से, जिसे पिग आयरन कहा जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे ये जो मोल्टन स्लैग है ना, ये प्रिवेंट भी करता है फर्दर ऑक्सीडेशन। हम एयर को भी ब्लास्ट कर रहे हैं, पता चला हमें आयरन मिल गया, आयरन ने फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया। तो मोल्टन मेटल जो बॉटम पार्ट पर है उसके ऊपर एक मोल्टन स्लैग की लेयर है। मोल्टन स्लैग की लेयर प्रोटेक्ट करती है आयरन को फर्दर ऑक्सीडाइज होने से, पिग आयरन को। इज दैट ओके? यस सर। कास्ट आयरन, देखो आयरन के कुछ टाइप्स हैं, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रोट आयरन। सो कास्टिंग पर्पस के लिए जो आयरन यूज होता है दैट इज कॉल्ड कास्ट आयरन। इट कंटेन्स 3% कार्बन, मतलब 4% से 3% पे आ गए हम, एंड 1% impurity. It is produced from pig iron by smelting it into a vertical furnace with coke. So हमें वर्टिकल फर्नेस में फर्दर रिड्यूस करना होगा आयरन ऑक्साइड को आयरन में। क्लियर? तब कास्ट आयरन मिलेगा। Cast iron is used for the casting like railway tracks and extremely hard and brittle substance. So cast iron हमें कास्टिंग मतलब कुछ हम शेप में आयरन को कन्वर्ट कर रहे हैं, वहां पे मेनली यूज आएगा। फिर रोट आयरन, थर्ड टाइप ऑफ आयरन विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। It contains 0.1 to 0.15% carbon, very less carbon, 0.3 to 0.5% sulfur, silicon, manganese, phosphorus. It is the purest form of iron used commercially. It is the malleable form of iron which prepared by cast iron by oxidizing impurities in a reverberatory furnace which is called puddling process. इसे पुडलिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। रोट आयरन जब बनता है कास्ट आयरन से। Fe2O3 plus C, Fe plus CO2, ये इसके लिए दे रखा है। It is prepared by cast iron by oxidizing impurity in a reverberatory furnace. तो हेमेटाइट इज यूज्ड इन द रिवर्बरेटरी फर्नेस। ये कार्बन से रिएक्ट करता है और Fe बना देता है, तो आयरन का कंटेंट बढ़ेगा, ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएंगे CO2 में, जो यहाँ पे Fe2O3 वाला ऑक्सीजन है। SO2, CO, CO2 are escaped while MnO
Fe2O3 ये स्लैग के फॉर्म में बाहर जाएंगे, मतलब कुछ इंप्योरिटी गैसेस के फॉर्म में जा रही है, कुछ इंप्योरिटी स्लैग के फॉर्म में जा रही है। यहाँ पे एक थॉमस स्लैग भी बनता है, क्लियर। उसका फॉर्मूला है 4CaO P4O5। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द थॉमस स्लैग। चलो, काफी लेंदी सा है, इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा है, तुम्हें एक बार दो बार बैठ के पढ़ना पड़ेगा, चीजें फिर याद होते चले जाएंगी। रिएक्शंस बहुत टफ नहीं है क्योंकि सारे रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शंस हैं। कर रहे हो कॉपी ना इसे, या मैं एक बार करा दूं पूरा? क्या करना है बोलो, अभी कॉपी करना है या मैं पहले पूरा करा दो। सर पूरा करा दीजिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम। चलो, कौन पढ़ेगा मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन? एनीवन? अनिष्का, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम। Anishka, can you hear me? Chinmay? Yes, no, respond to karo. Gaurav? Yes, sir. Read from the first line, magnesium. Magnesium is mainly extracted from sea by Dawes process commercially. Step 1. First, magnesium is precipitated in form of magnesium oxide using slaked lime Mg2 plus CaOH2 MgOH2 ppt. Step 2. MgOH2 plus HCl MgCl2.6H2O heated with MgCl2 plus H2O. Step 3. Electrolysis reduction. Molten mixture of MgCl2, NaCl and CaCl2 is electrolyzed where Mg is produced at cathode and Cl2 at anode. ठीक। देखो, it is mainly removed by the Dawes process. Mg प्लस को सबसे पहले Dawes प्रोसेस, और कहां से रिमूव किया जाता है? फ्रॉम सी वाटर, ये सी लिखा हुआ है ना, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सी बाय Dawes प्रोसेस। Mg2 प्लस जो कुछ ppm में पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब बहुत कम अमाउंट प्रेजेंट है सी वाटर में, हम सी वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे लाइम कहा जाता है, स्लेक्ट लाइम कहा जाता है, उसे ऐड करेंगे। MgOH प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा। इसमें HCl ऐड करोगे, MgCl2.6H2 बनेगा, उसे HCl की प्रेजेंस में हीट करोगे तो MgCl2 बनता है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस। अब हमें जो MgCl2 मिल गया है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दो मोल्टन फॉर्म का, Mg2 प्लस रिड्यूस होगा, Cl माइनस ऑक्सीडाइज होगा एनोड पर। क्या इतना क्लियर है? मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन सी वाटर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पहला, CH2 स्लैग लाइम ऐड करोगे, प्रेसिपिटेट मिलेगा, उसको HCl के प्रेजेंस में हीट करोगे तो MgCl2 मिलेगा, और MgCl2 का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मोल्टन फॉर्म का। और अब हम बात करें इसके प्यूरिफिकेशन की। अच्छा, प्यूरिफिकेशन तो ओवरऑल दे रखा है वो। चलो, मैग्नीशियम कॉपी कर लो तुम, आयरन में ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, एटलीस्ट मैग्नीशियम अब भी कॉपी कर लेते हैं, छोटा ही, जितना बचाओ उतना तुम कॉपी कर पाओगे, जितना हमारे पास टाइम है 15 मिनट्स। सिर्फ एक आयरन का मैं ग्रुप पे शेयर कर चुका हूं, वो तुम्हें वहां से कॉपी करना है। हेडिंग लिखना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम, देन यू नीड टू कॉपी दिस थिंग फ्रॉम हियर टू हियर। You have 3 minutes for it.
हेम, हितेन, हो गया कॉपी? ऋषिकेश? यस, नो, रिप्लाई करो, कॉपी कर लिया है? यस सर। प्यूरिफिकेशन ये हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं, इसमें जरूर यू, अच्छा एक बार प्यूरिफिकेशन वाला पेज निकालो अपने और जल्दी से देखो एग्जांपल्स हमने लिखे हैं क्या सभी के? नहीं लिखे तो जो एग्जांपल्स नहीं होंगे लिख लेते हैं। लिक्वेशन का एग्जांपल लिखा है हमने? कंफर्म करो, लिखा है नहीं लिखा है? हाँ सर, लिखा है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एग्जांपल? यस सर। गुड। सर फ्रैक्शनल का नहीं लिखा है। फ्रैक्शनल का नहीं लिखा है तो लिख लो। जिंक इज सेपरेटेड, जिंक में हमने लिखा था बट ठीक है यहाँ पे भी लिख लो। जिंक इज सेपरेटेड फ्रॉम आयरन, कैडमियम एंड लेड। लिखा है सर। ठीक है। जोन रिफाइनिंग, ये भी मुझे ध्यान है लिखा है हमने। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एनोड मड, एनोड स्लज, अनडिजॉल्व्ड इम्प्योरिटी बिलो एनोड, ये लिखा था बट इसके कुछ एग्जांपल्स लिखना बाकी है, वो भी लिखेंगे हम अभी आगे। चलो, क्या ये एग्जांपल्स लिखे हमने बेसिमराइजेशन में? मेनली यूज्ड फॉर कॉपर मेट एंड पिग आयरन, पॉलिंग कॉपर एंड टीन, लिखे हैं क्या एग्जांपल? यस सर। दोनों एग्जांपल लिखे हैं ना हमने? नहीं सर, क्यूपलेशन वाला सिर्फ एग्जांपल, क्यूपलेशन वाला एग्जांपल लिखा है क्या? लेड इम्प्योरिटी रिमूव फ्रॉम एजी। यस गुड। वेपर फेस का तो खैर हमने लिखे ही हैं एग्जांपल्स, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे एक नया आ गया, ये कुछ ये चीजें हैं जो थोड़ा सा बोल सकते हैं, एनसीईआरटी में जस्ट हिंट दिया है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है बट क्वेश्चंस आए हैं इन पे प्रीवियस ईयर में। Chromatographic method. This method is based on the principle that different components of a mixture have different adsorption properties on the surface. Mixture in liquid or gaseous phase is passed through a column of adsorbent in which any one of the metal or impurities get adsorbed, which can be removed from the column using suitable reagent. It is used when impurity and metal both have similar chemical properties but different adsorbing property. Example, Al2O3 column act as adsorbent. समझना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जैक्टली क्या है ये। काफी यूजफुल मेथड है, अभी इंडस्ट्रीज में काफी यूज होती है क्रोमेटोग्राफी, जहां पे भी दो सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है। हम क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं, इसमें लेट से Al2O3 के बिट्स रखें, बिट्स मतलब ऐसे कुछ सर्कल्स बॉल्स ऐसे होते हैं, रैंडम ऐसे अरेंज होते हैं, क्लियर। अब हम मेटल इंप्योरिटी यदि वो लिक्विड फॉर्म में तो हम टॉप से उनको इंटर करवाते हैं, उनमें से कोई भी एक इनमें एड्सॉर्ब हो जाएगा इस कॉलम में और एक बाहर आ जाएगा, और जो एड्सॉर्ब हो गया इसे फिर हम वापस से सेपरेट कर लेंगे, क्लियर। और गैस होगा तो हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं क्योंकि गैस ऑटोमेटिकली नीचे से ऊपर जाएंगी, लिक्विड ऊपर से नीचे आते हैं। इज दैट ओके? क्रोमेटोग्राफिक मतलब एड्सॉर्प्शन होता है, पार्टिकल कुछ दो पार्टिकल में से या तो और या फिर इंप्योरिटी वन ऑफ देम गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन द कॉलम। जल्दी से एक बार खुद से पढ़ लो, कॉपी कर लो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो।
पार्टिंग प्रोसेस भी समझा देता हूँ, दोनों एक साथ कॉपी कर लेना. बोथ आर द प्रोसेस फॉर प्यूरिफिकेशन. Crude gold obtained from cyanide process may contain silver, zinc, copper, lead as impurities. Zinc and lead are removed by the cupellation process. Copper and silver removed by the parting process by dissolving them out in a H2SO4 and HNO3 solution in which gold remains insoluble. Parting means separate करना. The word parting means separate. अब हम कैसे सेपरेट कर रहे हैं कॉपर और एजी को, उसको डिसॉल्व कर रहे हैं HNO3 में, जिसमें गोल्ड इनसोल्युबल होता है और कॉपर एजी सोल्युबल होता है. सो सेपरेट कर लिया, इसे पार्टिंग प्रोसेस कहा जाता है. क्या क्लियर है? पार्टिंग प्रोसेस गोल्ड सेपरेशन में कॉपर एजी को रिमूव करना है. कॉपी दिस पेज कंप्लीटली. इसके बाद शायद एक ही पेज है बस. देन चैप्टर इज कंप्लीटली फिनिश्ड. तो 2 पेज है, 2 पेज तो हम अभी लिख ही लेंगे. सिर्फ एक आयरन के लिए मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, वो तुम्हें बाद में लिखना होगा, लेक्चर के जस्ट बाद ही लिख लेना. 3-4 पेजेस थे वो. होमवर्क एक्सरसाइज कल कितना कर लोगे? एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर लोगे क्या कल तक? यस सर. सो एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 3 आई एम एक्सपेक्टिंग टिल टुमारो. और कल मैं डाउट ही डिस्कस करने वाला हूँ. थोड़ा सा टाइम तुम्हें देना पड़ेगा मेटलर्जी को. हो सकता है जो भी पेंडिंग है लिख लो पहले, लिखने के बाद एक बार पढ़ लो, पढ़ने के बाद ही होमवर्क करना. होमवर्क पे पहले मत जाना. बहुत ज्यादा होमवर्क इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ. सिर्फ एक्सरसाइज 1 एंड 3. एक्सरसाइज 1 मैक्सिमम हम कर चुके हैं. पार्ट 1 सिर्फ एक ही पेज का है, तो पढ़ने में ज्यादा टाइम जाएगा इसका थ्योरी. और फिर भी लेक्चर नोट सामने रखना, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उसको थ्योरी से रिफर करना. चेतना जब कॉपी हो जाए कंफर्म करना. डन सर. चले हम नेक्स्ट पेज पर. निशांत हो गया है कॉपी? Yes, sir. Cl2 can also be used to separate copper and silver where Au remains unreacted. Parkes process, one of the process for the purification. Removal of silver impurity from commercial lead is done by the Parkes process, which is called desilverization. Parkes process को ही desilverization कहा जाता है.
molten lead with silver is dissolved in zinc 1%. Silver has 300 times more tendency to dissolve than lead. So उसका जो Lg की टेंडेंसी है जिंक में डिसॉल्व होने की वो 300 टाइम्स है, वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा और वहां पर लेड डिसॉल्व नहीं होगा. एंड ऑन सॉलिडिफिकेशन Ag forms a separate layer. So पार्क्स प्रोसेस में, डिसिल्वराइजेशन प्रोसेस में Ag को रिमूव किया जा रहा है बाय डिसॉल्विंग इन जिंक Zn. सिल्वर का एनोड मड होता है गोल्ड ओनली. लेड का एनोड मड होता है Sb, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. क्रोल्स प्रोसेस वेपर फेज रिफाइनिंग का ही एक पार्ट है. TiCl4 plus Mg गिविंग Ti plus MgCl2. कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये तो हमने शायद पहले भी लिखा है, फ्रॉम लो ग्रेड कॉपर ओर बाय डिसॉल्विंग इन H2SO4 and HCl. जस्ट कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हैं, डेफिनेटली एनसीईआरटी में नहीं है बट इनफैक्ट क्वेश्चंस बने हैं, इसलिए मैंने अलग से फिर इन्हें बाद में लिखा है. कॉपी करना है पूरा पेज और इसी के बाद है चैप्टर कंप्लीट. सिर्फ आयरन का मेटलर्जी है 4 पेजेस जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़े हैं कॉपी करने के लिए, और ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर कर दिया था वो फाइल पहले ही. कॉपी करो जल्दी से इतना. Done, sir. हो गया कॉपी? Yes, sir. Homework for tomorrow is exercise 1 and exercise 3 booklet. और डेफिनेटली वो हो जाता है तो तुम एक्सरसाइज 3 भी कर ही सकते हो, उसके बाद वो भी रहेगा. प्लानर के अकॉर्डिंग मेटलर्जी हमारा हो गया है. इसके बाद तुम्हारा आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एनायनिक एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस. पी ब्लॉक तुम्हारा हो गया है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजन नोबल गैसेस, राइट? Yes, sir. और अभी चल रहा है सितंबर अक्टूबर. ठीक है, देखा जाए तो मेजर में मेरा जो बचा है वो सॉल्ट एनालिसिस और केमिकल काइनेटिक्स, ये 2 चैप्टर मेजर में बचे हुए हैं. एंड वी हैव इनफ टाइम. अभी अक्टूबर स्टार्ट होगा, नवंबर 15 भी हम टारगेट रखते हैं तो इजीली हो जाएगा.
ठीक है, आई एम एंडिंग सेशन नाउ। सरफेस केमिस्ट्री तुम्हारा कुछ पार्ट हुआ है ना? हाँ सर, थोड़ा सा ही। थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा सा बच रहा है। सर 3 लेक्चर हुए थे। 3 लेक्चर में तो खत्म, मैं तो 2 में खत्म कर देता हूँ, छोटा सा चैप्टर है। देखते हैं, चलो जहां तक भी होगा उसके बाद कर लेंगे। सर KPI 7 नवंबर को है, तब तक कुछ सिलेबस बाकी रहेगा तो क्या करें? केवीपीआई का सिलेबस क्या है? 11th और 12th पूरा। पूरा नहीं होता है, 7 नवंबर तक हो जाएगा मैक्सिमम। मतलब मैं 15 नवंबर बोल रहा हूँ, 7 नवंबर एक वीक पहले और क्या है, तो मैक्सिमम पार्ट तो हो ही जाएगा केवीपीआई का। क्योंकि जितना हमारा केवीपीआई का हुआ होगा यदि हम उतना भी कर लेंगे, मतलब देखो, if total chapters are around, let's say in all the subjects is 60 chapters और 70 chapters, 70 में से 65 चैप्टर हो गए, 5 चैप्टर बच भी गए तो उतना मैटर नहीं करेगा, राइट? Yes, sir. तो हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, वैसे ट्राई करेंगे 7 नवंबर के पहले ही हो जाए। अच्छा, तुम्हारे कुछ टेस्ट भी रख लेते हैं केवीपीवाई के लिए देने हो तो, क्योंकि कोटा से कुछ प्लानिंग आई थी केवीपीवाई के टेस्ट को लेकर भी, तो रख लेते हैं। जिनको भी ऑप्शन देना है वो दे सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट। बताता हूँ उसका भी मैं कि क्या है, शेड्यूल ग्रुप पे आ जाएगा। ठीक है,